हाँ। फिल्म फिल्म की कहानी एक ऐसी युवती की कहानी है जिसका जीवन इस समय समाप्त हो गया है, और उसको एक वैज्ञानिक, अन्वेषी या सर्जन, कुछ भी कह दीजिए आप, उसकी डेड बॉडी को या नियरली डेड बॉडी को वहाँ पुल के नीचे से लेकर आता है और उसकी सर्जरी करता है। सर्जरी करते हुए उसको पता चलता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, और उसकी बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेसी हो गई है। तो वो पता चलता है कि ये ब्रेन डेड हो गई है पुल से गिरने की वजह से। तो उस युवती का। हाँ, ब्रेन डेड होने की वजह से जो बच्चा होने वाला था उसका ब्रेन अभी ठीक काम कर रहा है, अब वो उसका ब्रेन उसमें लगा देता है। बच्ची का ब्रेन उसमें है। हाँ, सर्जन, ठीक है, जिसको कहते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। वो ब्रेन लगाने के बाद जैसे ही उसको होश आता है, तब हम देखते हैं कि एक 25-30 साल की युवती है जो 5-6 साल के बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन लग गया। तो उसके हाव-भाव, मैकेनिज़्म एक बच्चों के समान हो गए, 4-5 साल के बच्चे के समान। बच्चा कैसा होता है कि वो बोलने में, चलने में, अपनी तरह से खाने में, सारी आदतें उसकी क्या है, अपनी 4 साल या 5 साल के बच्चे की होती है। तो ओवरग्रोन चाइल्ड जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में ओवरग्रोन चाइल्ड होता है, एक अर्धविकसित मानव कह दो या अर्धविकसित युवा कह दो। और फिर वो सोचता है कि जो सर्जन है कि इसको मैं अपनी कस्टडी में रखूँगा, और मुझे बहुत सारी ह्यूमन एनाटॉमी के शरीर में और जो भी बदलाव आते हैं उसको देखने जानने की बचपन से इच्छा रही है, और वो इच्छा मिली है मुझे अपने पिता से। तो इसको मैं इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दूंगा, और इसके सारे मूवमेंट, ये आज कैसे खाना खा रही है, कल कैसे रोने वाली है, इसके अंदर कैसे भाव उमड़ रहे हैं, इस सारे मूवमेंट्स को डे बाय डे कैप्चर या नोट करूँगा, और उस पर एक पद्धति का निर्माण करूँगा या एक स्टडी करूँगा। तो उसका सर्जन का बेसिक मोटिव हो जाता है कि बेला बैक्स्टर की जीवन को नोट करना और एक महान वैज्ञानिक बनते जाना। ये एक इसकी एक लाइन। तो उसके लिए एक वो ट्रेनी साइंटिस्ट हायर करता है कि तुम इसकी डे टू डे मैक कैंडल्स, डे टू डे गतिविधि नोट करोगे, इतने बजे खाना खाती है, इतने बजे रोती है, इतने बजे इसको और कुछ फील होता है। तो नोट करते करते उस शहर का एक नामी गिरामी लॉयर, ये डंकन वेबडर, उनके वहाँ आना जाना लगा रहता है, सर्जन से मिलता है। उसका उस पे मोह पाश हो जाता है, वो प्रेम में पड़ जाता है, उसको वो खूबसूरत युवती लगती है, उसको ये नहीं पता है कि इसकी फिजियोलॉजी ऐसी है, लेकिन वो उसके मोह पाश में पड़ जाता है। और वो डॉक्टर उसको मना करता है, तुम इसको बाहर मत लेके जाओ। फिर भी डॉक्टर को बिना बताए एक रात वो उसको छल से बाहर घुमाने ले जाता है कि वी बोथ गो एंड सी द वर्ल्ड, हम दोनों दुनिया की सैर करेंगे, अराउंड द वर्ल्ड इन, वो जो वैसे वैसी वाली बात। तो उसको एक शहर ले जाता है, फिर जहाज की यात्रा करते हैं, फिर एक दूसरे शहर ले जाते हैं। उस उसमें उस यात्रा में वो उसको एक ऑब्जेक्ट के समान समझने लग जाता है कि जब मेरी इच्छा होगी आपसे दिन में 10 बार सेक्स करना है तो सेक्स करूँगा, आपको दिन में मारना है तो मारूँगा, प्रताड़ित करना है तो प्रताड़ित करूँगा। और वो जैसे ही सर डॉक्टर के घर से ही, उसका डॉक्टर का नाम है गॉडविन बैक्स्टर, गॉडविन बैक्स्टर के घर से बाहर निकलती है तो वो दुनिया को देखती है, तो उसके अंदर अ, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है कि ये दुनिया मुझे कैसे देख रही है और मैं इस दुनिया को कैसे देख रही हूँ। मतलब जब वहाँ से निकली थी तो एक काली स्लेट के समान थी। बच्चा कैसे होता है, एक ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट, स्लेट भरती है उसकी अवधारणाओं से, मान्यताओं से, या हम बच्चे को सिखाते हैं एप्पल बोलो, अनार बोलो या ये बोलो। तो वो जैसे जैसे दुनिया में जाती है, दुनिया के दाव पेच सीखने की कोशिश करती है, दुनिया उसके दिमाग में वो भरने की कोशिश करती है, और वो भरते भरते वो अमीरी, गरीबी, लाचारी, भुखमरी, चोरी चकारी, भोग विलास, भूख, सब इमोशन से दो चार होती है अपनी इस यात्रा में। और वो यात्रा का निष्कर्ष, और जैसे जैसे वो इस यात्रा में दो चार होते होते, जो लड़का उसको, जो लड़का नहीं, युवक उसको ले गया था अपने भोग विलास के लिए, ना तो उसको उसके पैसे से प्रेम रह जाता है, ना उसके भोग से प्रेम रह जाता है।
वो कहती है कि जीवन में कोई उद्देश्य मकसद भी होना चाहिए इन सब से परे। तो वो समझता है कि अब ये मेरे प्रेम में नहीं है। वो उसको एक वस्तु की तरह पाना चाहता है या वस्तु की तरह उपभोग करना चाहता है, और दोनों में मतभेद पैदा होता है। मतभेद पैदा होने के बाद वो उसके साथ क्रूएल और टॉर्चर बिहेव करता है। बहुत उसको एक हिंसक पुरुष में तब्दील हो जाता है। और इसकी इस पूरी यात्रा में पेरिस पहुँचते हैं, वहाँ पर इनके रुपए खत्म हो जाते हैं। और पेरिस में कुछ समय वेश्यालय में ये काम करती है। वो वेश्याघर जाती है उस होटल समझकर। तो वहाँ पर जो संचालिका है वो उसको कहती है कि ये होटल नहीं है, एक वेश्यालय है, ब्रॉथल हाउस है। तो उसने कहा कि अगर तुम बता रही हो कि ब्रॉथल हाउस का मतलब वही है कि सेक्स है, तो सेक्स तो मैंने बहुत कर लिया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो कोई ख़राब चीज़ है। अगर इसके लिए तुम मुझे पैसे दे रही हो तो मुझे जीवन में इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेक्स ऐसी वस्तु है जो मुझे पीड़ा दे रही है या मैं उसको खराब या हीन दृष्टि से देख रही हूँ। तो वो कुछ समय वहाँ बिताती है, पैसे कमाती है, क्योंकि उसको लंदन पहुँचना है अपने पापा के पास, जिसको गॉड कहती है, फादरली फिगर। एक बीच में 3-4 बार पोस्ट कार्ड आते हैं। एक पोस्ट कार्ड उसको मिलता है जब वो पेरिस पहुँचती है कि ही इज़ नॉट वेल, और वो कभी भी इस दुनिया से जा सकता है। उसके पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी एज भी हो रही है, दोनों बात है। तो वहाँ रुपए कमा कर वो लंदन पहुँचती है और वो एक बिल्कुल ही परिवर्तित नारी के रूप में बदल जाती है, जो जिसका दुनिया में ध्येय मकसद दुनिया को जानना सीखना भी है, खुद को अपलिफ्ट करना भी है और औरों को भी ऊपर उठाना है। धीरे धीरे से उत्तरोत्तर यात्रा में वो ऐसे बदलती है। तो वहाँ पर ब्रॉथल हाउस में काम करने वाली एक दूसरी युवती से उसके हल्के फुल्के संबंध भी होते हैं, लेकिन उसका जीवन भी वो रूपांतरित करना चाहती है और उसको साथ में लेके आ जाती है। और जैसे ही वो अपने फादरली फिगर के वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि इसका जो पिछला जन्म था वह एक कैसल या गॉथिक, जो भी आप कह दीजिए, वहाँ पर एक युवराज की एक पत्नी थी और उसका नाम कुछ और था। और वो देखता है कि वो जीवित है। उसने सोचा मर गई थी, क्योंकि अब चेहरा तो वही है उसका। वो उसको वापस पकड़ के महल में ले जाता है, बंद कर देता है। विक्टोरिया उस आदमी का नाम है। वो महल में ले जाता है। वहाँ से एक दिन उसकी बंदूक लेती है और उसको पाँव में गोली मारती है वो, कि भाई इस कैद में तो मैं नहीं रह सकती अब। एक तो मैं इसकी वो वाली पत्नी नहीं, अब मैं बेला बैक्स्टर हूँ। मेरी आज की पहचान है वो बेला बैक्स्टर है। तो मैं इसकी पत्नी के रूप में ये जीवन क्यों भोगूं या क्यों यातना सहूं इसकी। तो वहाँ से बंदूक मारती है उसके पाँव में और वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ फिल्म की असली खूबी शुरू होती है, जो एक के बाद एक परत दर परत आगे भी हम बात करेंगे कि उसके पाँव में गोली लगने के बाद वो अधमरा सा हो जाता है, उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर जो मनुष्यता का चरम पैदा हो रहा है, वो कहती है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और वो अपने फादरली फिगर जो सर्जन है उनके घर लेके आती है। और उनका जो असिस्टेंट है, जो उसका फियांसे भी था, जो उसकी डे टू डे गतिविधि नोट करता था, फादर ने कहा था कि तुम दोनों का संबंध हो जाएगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा, ताकि तुम्हारे जीवन में जो भी देखभाल है और या जो तुम्हारा एक अलग तरह का दिमाग विकसित हो रहा है या शरीर की संरचना अलग सी है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है। वो उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। और बाद में बेला बैक्स्टर की एक इच्छा होती है कि भाई ये सारा खेल शुरू हुआ था दिमाग की बुद्धि से, दिमाग के बदलने से ही मेरे दिमाग में पूर्वाग्रह अवधारणाएं सारी चली गई थी। तो और विक्टोरिया जो है ये एक हैवान है, इस हैवान का भी दिमाग क्यों ना बदल दिया जाए, इसको भी इंसान होने का एक मौका दिया जाए। तो वो बकरी का दिमाग उसमें लगा देते हैं और वो उनके घर के पीछे बागीचे में अब घास पत्ती खाता हुआ बकरी जैसे चल रहा है इंसान, लेकिन वो चल रहा बकरी के समान। अब हम आते हैं कि फिल्म की मूल अवधारणा। प्लेटो का एक नाटक है एलेगरी ऑफ द केव, आपने नाम सुना होगा कि मुझे पता नहीं। एलेगरी ऑफ द केव कहानी है ऐसे बंधक कैदियों की जिन्होंने कई सालों से रोशनी नहीं देखी है। तो जैसे ही दीवार पर कोई रोशनी पड़ती है या बाहर चलता हुआ
मनुष्य या मनुष्य जाति के समान कोई व्यक्ति दीवार पे लगता है तो उससे वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। उनका मकसद यही है कि यहाँ पर दो अवधारणाएं कि भाई ऐसे व्यक्तियों को कैद से छोड़ा जाएगा तो या तो वो हिंसक हो सकते हैं या रूपांतरित होकर एक अलग मनुष्य में तब्दील हो सकते हैं। तो इस फिल्म की जो अवधारणा है ना, इस फिल्म डायरेक्टर की पहली फिल्म यॉर्गोस लैंथीमॉस की पहली फिल्म डॉगटूथ की भी यही अवधारणा है कि एक 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 प्रौढ़ व्यक्ति है जो अपने तीनों बच्चों को घर में कैद करके रखता है और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क है ही नहीं। एक बिल्ली उनके अहाते में रोज आती है, वो बिल्ली को समझते हैं दुनिया का सबसे हिंसक और खूंखार जानवर, और वो बिल्ली को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं बच्चे। तो वो जो है ना, वो जो अवधारणा में वो जो लाइट आती है, लाइट को समझते हैं कोई दैत्यकार व्यक्ति आ रहा है, और वो जो कैदी हैं जिन्होंने बहुत समय से रोशनी देखी नहीं, तो वो जो बिल्ली को मारने आ रहे हैं, तो मतलब कैसे इंसान के अवचेतन से दिमाग को नष्ट करके एक व्यक्ति अपने फायदे नुकसान के लिए उनको रॉबोट बना सकता है या सम्मोहन में लेकर कुछ भी कर सकता है। तो इस फिल्म की भी अवधारणा वैसी है कि डॉक्टर को लगता है कि मेरे पिता के कुछ प्रयोग असफल हो गए थे, तो मैं अब मनुष्य में अपने भावनाओं को परिलक्षित करके या अपनी भावनाओं को इम्प्लांट करके अजर अमर हो सकता हूँ और इस दुनिया में नाम कमा सकता हूँ। तो इसलिए वो चाहता है कि बेला बैक्स्टर इस घर की परिधि में रहे और इससे बाहर ना निकले। ये इसकी मूल अवधारणा है जो प्लेटो के नाटक एल्गरी ऑफ द केव से ली गई है। ये मुझे समझ में आया। लंबा चौड़ा बता दिया। कहानी तो आपने प्लॉट बता दे पूरे। प्लॉट कहाँ से लिया गया जो भी मैं समझा। प्लॉट बता देना भाई। साहित्यिक रुचि रखने वाला इतना बड़ा प्लॉट बता सकता है। हर एक के की बात भी नहीं। जैसे किसी कहानी पूरी स्टोरी बता दी ना। हाँ, फिर बता दे पूरी। अभी बैकग्राउंड जानने के बाद आप लोग चर्चा करो उसका। अब फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिल्म तो देख लेंगे नहीं, अभी इसके अंदर मेटावर्स बहुत सारा है। हाँ, अब ये तो समझ में क्या आता है? हाँ, तो ये तो प्लॉट है। जब भी डिस्कशन वाली बात रखी है ना। अब इसके आगे मतलब दो सवाल बेसिक है, फिर छोटे सवाल और आगे कि इसको पुअर सेंस का मतलब क्या? बाकी ये विषय बहुत ही, ये जो कहानी है ना, ये अनोखा विषय है, इसमें तो कोई दो है नहीं। पुअर सेंस का मतलब क्या? दूसरा की इसका ओवरऑल मैसेज कहना क्या चाहते हैं? हाँ, पहले तो शीर्षक इसके जो टाइटल इसमें रखा है पुअर थिंग्स, क्या डिनोट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? पुअर थिंग्स क्यों, क्या चीज है? नॉवल का भी यही टाइटल वो तो सेम हो गया। हाँ, अच्छा, ये जो नॉवेल से मिली उसके बारे में नॉवल पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाइनरी होता है ना, जिसकी मैं अभी बात भी कर रहा था, बाइनरी ड्यून के अंदर भी बाइनरी का बहुत बड़ा जिक्र हुआ था। जो सब बाइनरी मतलब रिच पुअर, सबसे पहला जो बाइनरी आया था अपनी सृष्टि के अंदर, वो आया था जेंडर का, मेल और फीमेल। तो ये पिक्चर उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा था फीमेल जब वो पेरिस में नहीं गई, अलेक्जेंडर में जाते हैं, अलेक्जेंड्रिया में जाती है, जब एक आदमी औरत को मार रहा होता है स्ट्रीट पे, तब वो देखती है उसको, तब उसको पता चलता है कि औरत को हमेशा दबाया जाता है। तो वो किताबें भी पढ़ना शुरू होती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि मैं एक आदमी के अंदर, आदमी मुझे बांध रहा है, मुझे बांधा हुआ है उसने, मुझे उससे बाहर निकलना है। तो उस पॉइंट के बाद वो एनाटॉमी से हटकर पिक्चर एक सोशल पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। एक हाफ इंटरवल के बाद अपन नोटिस करेंगे। ये प्लेटो की अवधारणा है, एलेगरी ऑफ द केव। और उसके बाद प्लेटो की बुनियादी जीवन के जो 4 आइडिया थे, आपने तो प्लेटो पढ़ा ही है, पढ़ा है? बताओ तो पढ़ा तो पढ़ा। वही चीज प्लेटो के जीवन के 4 मुख्य आइडिया थे। थिंक मोर एंड स्ट्रेंथन योर नॉलेज। बेला बैक्स्टर की यात्रा में सब मिलेंगे आपको। लेट योर लवर चेंज यू, लवर चेंज यू। तो उसको जब लव होता है, लव किससे होता है? ब्रॉथल हाउस में होती है ना, ट्रू लव तो उसी से होता है। उसके बाद वो एनाटॉमी भी पढ़ रही है, उसके जीवन का भी उद्धार कर रही है, मतलब वो फेमिनिस्ट भी हो रही है और साथ में सोशलिस्ट भी हो रही है और ह्यूमन भी होने की कोशिश कर रही है, मिनिस्ट भी हो रही है। हाँ। फिर तीसरा जो है, डिवोट द मैसेज ऑफ ब्यूटी। इस फिल्म में तो सुंदरता ही सुंदरता है, मैसेज ऑफ ब्यूटी, कैसे आदमी को सुंदर होना चाहिए
अपने कर्मों से, अपने कार्य से, पद्धति से, कार्यशैली से। और चौथा होता है रिफॉर्म सोसाइटी। ठीक है, चार उसके आइडियाज है। प्लेटो और फिल्म में ये चारों। रिफॉर्म सोसाइटी एक हो गया, हाँ एक सुंदर बनना का हो गया, हाँ हाँ। लेट योर लवर चेंज यू, आपको अपना प्रेमी बदल दे आपके जीवन में। आप जिससे प्रेम करते हो, लवर चेंज यू। अच्छा वो आपको परिवर्तन कर देता है। हाँ, रूपांतरण कर दे, परिवर्तन। आप जिसके प्रेम में हो वो आपके जीवन का रूपांतरण करे। और पहला क्या होता है? थिंक मोर एंड स्ट्रेंथन योर नॉलेज, सोचें और अपने ज्ञान के, विवेक के चक्षु खोलें। चिंतन करें। चिंतन। अब बताइए कुछ फिल्म से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? नहीं, काफी ये मेरा आप तो काफी हद तक पहुंच गए फिल्मों तक, फिल्म के मालूम तक पहुंचे। और इसमें अभी तो लड़की पे ही ऑपरेट हुआ था। लड़की और के जबकि brain मैंने के एक last बार ही में फिल्म लड़के को देखी है, हुआ। 2 बार भी नहीं देखी है। लेकिन वो आपका क्यूरियोसिटी जो होता है ना, आदमी को बहुत करता है। नहीं, आपने लेखों से कोऑर्डिनेट क्या किया है। मेरे को एक्चुअली क्या है कि कोई भी आप क्रिएटिव चीज या कोई भी क्रिएशन आप देखोगे तो उसके साथ आप जुड़ोगे, मतलब जो आपके पास है उसी से जुड़ोगे। जैसे प्लेटो आपके पास था, वो अच्छा नहीं या था तो भूल गए। हाँ, ये तो नहीं, मैंने इसको ऐसे पकड़ा कि ये फिल्म देखने के बाद उसकी जो पहली फिल्म है डॉगटूथ, उसकी समीक्षाएं पढ़ी। उसमें लिखा था कि ये प्लेटो के नाटक एलिगरी ऑफ द केव से प्रेरित है। तो फिर एलिगरी ऑफ द केव की समीक्षा पढ़ी, फिर वहां से पकड़ते हुए इस फिल्म को आए। फिर आपको लगा कि हाँ वो बातें इसमें मिल रही है। ये तो ये होता है, रिव्यू पढ़ते हैं ना अपन, वो आलोचक यही तो काम करता है कि हमारे उस रचना को या उस कृति को समझाने की जो है ना, वो एक खोल देता है। तो कई जगह से खिड़कियां द्वार बंद पड़ी है, अपन समझ नहीं पाते हैं, उन खिड़कियों द्वार को खोलता है और आपको समझ आता है कि हाँ इनको सही खोल रहा है। हाँ, मतलब मैंने कोशिश की कि भाई शायद क्रिटिक्स का यही काम होता है कि वो सही क्रिटिक्स का यही काम है। जैसे प्लेटो वाला अगर उसको देखे ना, तो यहाँ उसका जो घर है ना, वो एक गुफा में प्रतीक के रूप में ले सकते हो। जो उसकी पहली फिल्म ना डॉगटूथ, तो उसकी भी यही कहानी है कि वहाँ पर एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस में 3 बच्चे हैं जो एडल्ट हैं, लेकिन वो घर का जो फादर, हेड ऑफ द फैमिली है, जो उनका पिता है, वो बड़ा सख्त व्यक्ति है और जो उन घर से बाहर नहीं निकलने देता। तो सेम है, आप प्लॉट देखो कि मूल जो उसकी संरचना एक जैसी है। और मेरे को जो पिक्चर देखते समय जो इम्प्रेशन आए उसकी मैं जिक्र करता हूँ। सबसे पहला तो ये कि फ्रैंकेस्टीन का एक्सटेंशन, फ्रैंकेस्टीन मूवी का ये एक्सटेंशन है। फ्रैंकेस्टीन का मतलब है कि साइंस की इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि वो करीब करीब मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर रहे हैं। करीब करीब मरे हुए, मतलब पूरा मर गया बिल्कुल नहीं, लेकिन करीब। और इसमें भी साइंस का लेवल वही है, क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो अपने असिस्टेंट को, और उसके डायलॉग में बार बार इस बात का आपको एम्फेसिस मिलेगा, वी आर साइंटिस्ट, बार बार। मतलब वो बहुत साइंस को, और उसका ये मतलब है कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके माध्यम से हमें आगे जाना है। आगे जाने का मतलब अब हमें अगर कोई पूरा भी मर गया है तो उसको भी हम जिंदा करना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि वो ये कर रहा है, नंबर 1। दूसरा मैंने इम्प्रेशन ये लिया कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब आप इसमें एक युवा लड़की के जिस्म में एक छोटी बच्ची का दिमाग डाल देते हो, और जो बेला बैक्टर के रूप में जो एमा स्टोन ने जो एक्टिंग की है वो इसलिए गजब है कि वो उस कोऑर्डिनेशन को बिठाने की पूरी चेष्टा में, पूरा मूवमेंट मतलब एक्स्ट्रा होना है। जिस तरह से वो चलती है, बात करती है, इशारे करती है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो कई आम आदमी का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना नॉर्मल लेडी का, वैसा नहीं।
मतलब वो उसका एक्टिंग जो सुपरलेटिव अगर है तो वो इस मायने में है कि वो शी इज मैनिफेस्टिंग पोर्ट्रेइंग ए करेक्टर वेयर माइंड एंड बॉडी आर एट टू डिफरेंट लेवल, दोनों बिल्कुल अलग हैं। बहुत डिफरेंट है। तीसरी चीज इसमें जो मेरे को समझ में आई, वो पिक्चर ये कहने की कोशिश कर रही है कि केवल माइंड का ही बॉडी कंट्रोल नहीं है, बॉडी का भी माइंड में कंट्रोल। क्यों कि उसकी बॉडी एक यंग लेडी है एंड शी हैज स्टार्टेड फीलिंग नीड ऑफ सेक्स, देयर आर सीन्स ऑफ मास्टरबेशन हाँ स्टार्टिंग में ही है वो तो। स्टार्टिंग। उसके बाद ही उसकी सब जेंडर। इसमें जो 4 आदमी को आपने जो इन्होंने बताया वो उसके साथ कोरिलेट हो रहा है चीजें हाँ समझ में आ गई। हालांकि लेकिन उस जो उसने जो माइंड फिट किया था उसके पीछे उसका क्या मोटिव था साइंटिस्ट का? बताया ना मैंने आपको। to make advancement in science। एडवांसमेंट। हाँ एडवांसमेंट कैसे होता है? मतलब कि एक आप युवा बॉडी में, यंग बॉडी में एक मतलब चाइल्डहुड का नहीं, मेडिकल साइंस की तो प्रोग्रेस ही डेड बॉडी, वो एक प्रकार प्रोग्रेस ही है सर। सारी जो मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस हुई है हाँ वो नियर डेड या डेड बॉडी या उदाहरण से वो बोला क्या तो है कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन बॉडी को पढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट भी है साथ में, 2-3 बार सीन आते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, बहुत बड़ा सर्जन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ वो जो चाइल्ड बॉडी जो माइंड जो उसमें हाँ सही, ट्रांसप्लांट करता आप है। भी जानते हो कि मेडिकल साइंस में जो भी प्रोग्रेस हुई है वो दो चीजों में हुई है। एक तो एनाटॉमी तो उन्होंने डेड बॉडी को काट के समझा, हाँ समझा। दूसरा लिविंग बॉडी पे जो भी ऑपरेशन ऑर्गन पर होते हैं वहाँ पर वो डॉक्टर और इक्विपमेंट करता होंगे देख के वो समझते हैं कि और दवाइयों का कैसे असर हो रहा है, तो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि बॉडी के माध्यम से ही मेडिकल साइंस की ग्रोथ है। लिविंग बॉडी इज रेयर टू गेट। ऐसा वाला कि वो माइंड को ट्रांसप्लांट करने वाला उसको बॉडी को जीवित कर रखना है। हाँ उनका यही है कि उस बॉडी को समझना है। हाँ इसलिए वो एक डॉक्टर अपॉइंट करता है 24 घंटे उसके साथ रहने के लिए। हाँ इसको देखो, वो नोट्स लेता है, नोट्स लेते लेते अब वो तुरंत होती है। वो एक्चुअली पिक्चर में भी वो बहुत खूबसूरत है एमा स्टोन, और वो कई बार उसको उसकी लिबर्टी देखने का मौका मिलता है तो वो उसकी पूरी अच्छे थी। मेरे को इसमें लगा कि ये एक मैसेज ये दे रहा है कि इट इज नॉट ओनली माइंड। हाँ ये आपने चौथा पॉइंट जो आपने बोला, तो माइंड ही बॉडी को इफेक्ट भी करता है, बॉडी का इफेक्ट भी माइंड पे होता है। हाँ मतलब हो सकता है कि जो हार्मोन्स जो यंग बॉडी में होने चाहिए वो माइंड सीक्रेट करता है नॉर्मली, हाँ लेकिन हाँ मतलब सारे इस केस में वो हार्मोन यहाँ वो पर हार्मोन कहाँ जा रहा है? यहाँ पर मैं एक जो टर्म है पैराडॉक्स है एक हैं? पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स है ये। मतलब वैसे तो माइंड ही करता है सारे हार्मोन सीक्रेट, इंफॉर्मेशन माइंड ही भेजता है। पर क्या पता पिक्चर का मैसेज ये लग रहा है हाँ कि अब वो हेड बॉडी में माइंड डाल दिया तो वो माइंड भी उसी हिसाब से adjust हाँ हाँ ऐसा लगा मुझे। एक तीसरा मैसेज मूल सीन के हिसाब में, उसमें एक सीन आप पूरे डिस्क्रिप्शन में आपने नहीं बताया। एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कि गरीब आदमी रह रहे हैं, poor। वो नीचे नीचे रह रहे हैं एक तरह से, हाँ। सीढ़ियाँ खत्म हो जाती है यहाँ पे, हाँ टूट जाती है। हाँ, और वो उसके प्रति इतनी ज्यादा कंपैशनेट हो जाती है, वो समझती है कि ये इनका जीवन में इनका उदारी एक उद्देश्य होना चाहिए लाइफ। इसी तरह इसका एक मैसेज है जो कि एक फेज आदमी की जब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है तो एक फेज में एक करुणा से वो भर जाता है गरीबों के लिए। उसने उस दौरान तो किताबें भी पढ़ ली थी हाँ थोड़ी बहुत। तो वो एक इसके इंटेलेक्चुअल जो इवोल्यूशन है उसका हाँ लड़की का
मतलब एक तरफ तो उसका फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन है और एक तरफ उसका इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है कि आप दूसरों के दुख दर्द से इतना द्रवित हो। बहुत ही पासिंग छोटा सा चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो नहीं रुकती, हाँ, उसके बाद वो रुकती नहीं, उसके बाद वो मैं पूरा वो रिबेलियस जो पता चल जाता है क्या Change है। करना क्या है। और वो क्रांतिकारी टाइम। तो जो करुणा का जो भाव है वो एक माइंड में एक डेवलप होता है, वो एक नेचुरल वे में डेवलप होता है आदमी। और जब वो उस करुणा के भाव को डेवलप हो रहा है और चीजों को देखता है तो रेवेलियन बन सकता है वो, है ना। ये आप कहना चाहते हैं? इसका मेरे को एक बड़ा गहरा मैसेज दिया है। मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि मगर इसमें ऐसे ये एकदम पासिंग चीजें हैं और उसको आप आपके जिम्मेदारी है आप उनको ढूंढो। एक बच्चे का जो रैशनल माइंड होता है उसने सडनली मैच्योर दुनिया देख ली, हाँ, तो अब वो डिसीजन तो रैशनली लेगा। वो ये नहीं देखेगा भगवान देख लिया मैंने, वो देख लिया, या ये वो हो गया, ये वो रिलीजन हो गया, वो नहीं सोचेगा। वो केवल सही जो है, जो मॉरल जो है वो करेगा। ये भी हो सकता मतलब इसमें वो लड़की पूरी तरह से नॉन जजमेंटल होती है। हाँ, वो किसी को जैसे अच्छा बच्चे होते या हैं। बुरा तो टैग करती है। तभी वो तो मैंने कहा ना कि तभी तो उसको शूट करती है और उसको लेके जाती है, यही शो करता है। हाँ, नॉन जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल ये बहुत बड़ी बात है कि नॉन जजमेंटल आदमी बने। मतलब वो इस जैसे कि अपन के सेक्स का टैबू है, इसमें सेक्स को हाईलाइट है हाँ, इसलिए किया है। कि ये इतना बड़ा टैबू है, लेकिन वो नहीं उस बच्ची के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है, जस्ट लाइक वी ईट आवर फूड, वी हैव सेक्स। उसको बस अच्छा लग रहा है और वो यहाँ कर पर रही है। एक मेरा प्रश्न है जिद की तरफ इस फिल्म को लेकर के, कि क्या ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिलता है? स्क्रीन प्ले हैं? स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले है या बेस्ट स्टोरी अवार्ड एक अडैप्टेड स्क्रीन प्ले होता है, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है? एक अडैप्टेड स्क्रीन प्ले होता है, एक ओरिजिनल होता है। क्या मतलब? ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मतलब एक्चुअल में जो कहानी बनी है कहानी लिखी है पिक्चर के, और उससे लेकर के आपने जो बनाई है, बुक से लेके बनी है। स्टोरी दोनों के लिए अवार्ड है। स्टोरी के लिए भी मिलता है, स्क्रीन प्ले के लिए भी मिलता है। अलग अलग कहानी। नहीं, स्क्रीन प्ले वो भी हुआ जो मूल कहानी लिखी गई, पर मूल कहानी फिल्म के तरह नहीं लिखी गई होगी। एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो ओरिजिनल पिक्चर की स्टोरी है, हाँ, एक अडैप्टेड जो बुक से बेस्ड है। जैसे ये बुक पे बेस है, ये बुक पे based तो एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, हाँ, यूं कहो, एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, दोनों के लिए पुरस्कार है। हाँ, ये पुरस्कार इसको नहीं मिला है। नहीं ये और उसमें तो मिला है अमेरिकन फिक्शन को, इतना मुझे पता है। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में एडेप्टेड में किसको मिला मैं भूल रहा हूँ, चेक कर। इसको तो नहीं मिला है ना, इसको नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो क्रिटिक्स ने जो कमियां निकाली, अपन इतनी सारी चीजों को डायमेंशन ले रहे हैं, लेकिन इन सारे डायमेंशन को मतलब कि स्पष्ट रूप से उसने इस फिल्म में पेश करने में उतना सफल नहीं रहा जितना कि नहीं नहीं, इसकी बहुत तारीफ है, इसकी कहीं 5-5 स्टार है बाहर के रिव्यू में, रिव्यू ये पढ़े। नहीं कह रहा। क्रिटिक्स देखिए कि सारे जो वहाँ पे मिलते हैं क्रिटिक्स बैठे हुए हैं और जो देखते हैं कि भाई जिस कहानी को लेकर के ये पिक्चर बना रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया है और कम्युनिकेट किया है, कम्युनिकेट किया है, लेकिन उसकी तुलना में ये कम कम्युनिकेट कर पाया। उस तुलना में एनाटॉमी ऑफ अ फॉल आप कह रहे हो अगर होती तो इसको मिलना चाहिए, यस, लेकिन नहीं मिला तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। हाँ, ये मेरा एक हम्बल, लेकिन अब उसमें तो कई बार फिल्मों को उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 5 फिल्में हर श्रेणी में नामित होती है वो सब वो बेस्ट सब है, अच्छी होती है। अब उसमें हाँ। क्योंकि वहाँ के जो मापदंड है बहुत हाई होते नहीं, हैं। हाई है ना, तो उस हाई मापदंड में भी तो तुलना तो हो गया ना, उनकी तुलना में उतना नहीं और किया उसमें उन्होंने। क्रिटिक्स के भी कई बार व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। मैंने इसके अलावा और भी मूवीज देखी है, तो ओवर थिंग्स जो थी मुझे मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से उससे बेटर और भी बिगड़ा है। ये भी अच्छी है, हाँ, मुझे भी अच्छी लगी, पर इससे भी जबरदस्त और भी मूवीज है। पर वो यहाँ पर इन्होंने आप लोगों ने कहा ना कि इन्होंने इस मूवी का चूज क्यों किया, हाँ, मुझे लगा इनोवेशन बहुत है इसमें, वो डिफरेंट है, है ना? चूज किया डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा बेटर हो, ज्यादा बेटर है पर डिफरेंट है। इसका जो प्लॉट है वो डिफरेंट है, Plot डिफरेंट होना भी अपने आप में एक माइनस रखती है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट भी और अच्छी फिल्म भी रही। वो एक रिस्क टेकिंग टास्क होता है डिफरेंट पिक्चर बनाना। हाँ, वी डोंट नो कैसे लैंड कर जाए, वो गलत निकल जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल। तो इसकी क्या है Experiment कि fail हो जाए। इसकी
इसके प्रयोग की सबने खुले हाँ हाथ से तारीफ की है। मतलब आलोचकों ने, समालोचकों ने, बड़े बड़े निर्देशकों ने, के प्रयोगवादी वो तो दृष्टि लग ही से रहा है जो आप लोगों ने कहानी बताई उसे समझ में आ ही रहा है क्योंकि प्रयोगवादी और पिक्चर है। इन्होंने एक गेम खेला इसके अंदर कि ये जो दुनिया बताई फ्यूचरिस्टिक बताई हुई। हाँ अब उस दुनिया के साइड की चीजें जो बैकग्राउंड की होती है उसे छुपाने के लिए इन्होंने फिश आई यूज किया। फिश आई एंगल होता है। फिश आई एंगल में क्या होता है, चीजें गोल दिखती गोल है। दिखती दिख रहा है ऐसे अब वो इधर वाली चीजें और इधर वाली कॉर्नर वाली चीजें छुप गई। वो सेंटर्ड में सीन नजर आ रहा है अपन को केवल। अपन भी फोकस साइड वाली चीजों पे इतना नहीं करेंगे। वो फिश आई लेकिन दिखता है ना अपन को, अब वो जो इसकी गोल एंगल। जो जो पीरियड की बात है वो मतलब कंफ्यूजिंग है। हाँ दो तरह का पीरियड चल रहा है। एक तो इसमें विक्टोरियन पीरियड भी चल रहा है, उनका ड्रेसिंग जो वो कैसल में रहने वाले युवराज की पत्नी थी इस जन्म में, और इस जन्म में उसको वापस मिल रहा है वो। तो मतलब एक ही टाइम फ्रेम में दोनों जन्म चल रहे हैं। तो एक तो वो विक्टोरियन एरा भी चल रहा है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, और एक तरफ ऐसी दुनिया भी है जहाँ ट्राम ऊपर चल रही है। तो वो एक आप जो आगे एक बार जरा उससे नए नए युग नए युग भी आप हाँ, मतलब ये दोनों एक ही जगह है। मतलब वर्ल्ड ही अलग है। नहीं पर एक बात है कि दोनों एज का बताने का एक मायना ये हो सकता है कि एज चाहे वो है रहा हो, ये इतने एडवांसमेंट हो गया हो, लेकिन जो आदमी के जो विकार है, घृणा है, द्वेष है, वो सब एक जैसे ही है। लेकिन मतलब उन्होंने एक थॉट से ही बताया, जैसे बॉडी के अंदर ब्रेन लगाया ना वो, तो ये है विक्टोरियन और वो बॉडी जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन मजे वो की वाली बात चीज़ है है। कि वो जो ट्राम वगैरह जो चल रही है उसके बावजूद भी किसी के पास मोबाइल नहीं है, टेलीफोन नहीं है, चिट्ठी पत्री से काम चल रहा है आज भी। मतलब एक यूनिक वर्ल्ड है वो। हाँ वो ही हाँ, वहाँ मोबाइल नहीं है, एलसीडी नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो दुनिया ही उस बॉडी से पर्सोनिफाई करी है ना। जैसे वो दुनिया एक पूरी बॉडी, वो दुनिया जो है वो एक ब्रेन है और वो बॉडी जो है वो ये लोग है। वो एक्चुअली में जो आपने बताया ना, चीजों को नहीं रखा है। कई बार क्या होता है कि इतने वेरिएबल्स को रखो ना तो उन सबको साधना बड़ा मुश्किल होता है कि एक कहानी में एक साथ सारी वेरिएबल्स हो जाए। जितने वेरिएबल्स बढ़ेंगे है ना, उतना ही उस पिक्चर को समेटना बड़ा मुश्किल होता है कि आप समेटो कैसे, कि हर चीज का लॉजिक। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई एक 5 साल का बच्चा है, उसकी दुनिया में खेल खिलौने होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी। उस एंगल से उसने दुनिया बताई होगी। हाँ क्योंकि हम तो एक 5 साल के बच्चे के एंगल से दुनिया देख रहे हैं। हाँ। बेला बैक्स्टर 5 साल की है, तो उसकी दुनिया में ना मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, ना नॉर्मल अपना फोन होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी। खिलौने होते हैं बच्चों के जीवन में 4-5 साल के, तो बस वही जीवन है। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसे बीमारी भी होती है जिसमें बच्चे की शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन उसका दिमाग वो बच्चे जैसे ही रहता है। एक तो होता है वो पा बनी थी प्रोजेरिया जो होता है, हाँ। एजिंग बैकवर्ड और एजिंग फॉरवर्ड। उम्र तो उसकी बढ़ रही है लेकिन उसका जो मस्तिष्क है वो बच्चा हाँ, बन रहा है। जैसे लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर ये हो गया कि वो बच्चा जो बढ़ रहा है जो ऐसी वो तो बीमारी है, जल्दी से वृद्ध हाँ, अवस्था की तरफ वो है। बीमारी नहीं है, ये तो ट्रांसप्लांटेशन है। इसमें एक मतलब कुछ समानता भी है लेकिन ज्यादा अंतर भी है क्योंकि वहाँ वो बच्चा जो है वो एक बचपन से निकल के बढ़ रहा है। यहाँ पे जो बच्चा आया है वो एक प्रकार से शरीर वैसा लेके, एक प्रकार से देखा जाए तो उसने जन्म से वैसा शरीर पाया। जो आपने ट्रांसपोर्ट करके जो ब्रेन लगाया उस ब्रेन ने अपने शरीर को वैसे नहीं देखा कि वो घुटनों के बल चल रहा है या चीजों को वैसे देख रहा है, किलो में देख रहा है, वैसा तो उसने महसूस नहीं किया। यानी उसकी संवेदनाओं का जो माध्यम था, जैसे ब्रेन तो वैसा है मतलब लेकिन संवेदनाओं का माध्यम जो शरीर है वो एक बड़ा शरीर है उसका। तो जैसे सर ने बताया वो बॉडी और माइंड का एक इफेक्ट वो भी इफेक्ट इसलिए डाल वो रहा है। इसमें ये नजर आ रहा है। लेकिन इस फिल्म के साथ मैं थोड़ा बायोलॉजिकल इथिकल पॉइंट भी है इसमें। जैसे शुरुआत एक होती है, एक ब्रेन को आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके बाद एक बच्ची की, एक महिला की जिंदगी को आप कैसे बदलने की कोशिश कर रहा है वो गवर्नमेंट जो भी है। तो एक इथिकल प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ऐसी चीजें संभव है और क्या मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन करके आप चीजों को बदल सकते हो। कोशिश की जा रही है, भले वो बात सफल होती है लगभग। और लास्ट में जैसे आपने कहा उसको एक बकरे का भी लगा दिया। बकरी उसके पहले पति के हाँ उसको भी दिमाग। हाँ, तो यानी शुरुआत की गई है उद्देश्य से, चाहे वो पवित्र उद्देश्य ही रहा हो, लेकिन बाद में जाके आप उसमें एक जानवर का भी आप मस्तिष्क लगा के वो उसका प्रतिशोध है। प्रतिशोध के रूप में ले रहे हो।
मतलब आप समझ रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी क्या है कि कैसे काम में ली जा रही है, आप देख सकते हो। एक शुरुआत में उसको क्या उसका उद्देश्य था, फिर जब जानवर के रूप में लगाया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है। तो यानी ये साइंस फिक्शन का भी एक मॉडल है जिसमें ये उसकी एथिकल क्वेश्चन उठा है। ये जो हिंदू विकास कर रहे हैं, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्रिश्चियनिटी और बाइबल ने बायोलॉजिकल रिसर्च का हमेशा विरोध किया, स्पेशली डार्विनिज्म के बहुत खिलाफ है। ऐसा बहुत है। और ये जो पिक्चर जिस प्रकार की बनती है, इंटरेस्टिंग हो या इवन जुरासिक पार्क, उसका अल्टीमेट मैसेज यही है कि आप चाहे जितनी साइंस में प्रोग्रेस कर दो, लेकिन फिर चीजें आपके हाथ से नहीं करेंगी। मतलब अल्टीमेटली वो डिविनिटी ही आपको काम आएगी। मतलब ऐसा ये लोग जुरासिक पार्क का मैसेज यही, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिसर्च इन डीएनए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से आपने बड़े बड़े वो बना दिए डायनासोर। लेकिन एंड क्या हुआ, तो डायनासोर आपस में ही नीचे मिल गए, यहाँ तक कि अपने बनाने वालों को भी उन्होंने मार दिया। मीन्स अल्टीमेटली चीजें जैसा